साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मालती जोशी जी की कहानी गतांग से आगे लेकर आई हूँ। आइए कहानी सुनते हैं। सुबह उठी तो लगा सर थोड़ा भारी है, शायद हरारत भी थी। वैसे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। महीने भर से मैं अपने शरीर पर मनमाना अत्याचार कर रही थी। उसे घड़ी भर भी चैन नहीं लेने दिया था। पहले रिश्तेदारों को ढेर सी चिट्ठियां लिखी, फिर खरीदारी, निमंत्रण पत्रों का वितरण, मेहमानों की आवभगत, फिर शादी की हड़बोग, रिसेप्शन का सरंजाम। इसके बाद मेहमानों की विदाई का सिलसिला शुरू हुआ। सबके बाद बेटियों की रवानगी। कल सुबह 5 बजे की जीटी से नुपुर कानपुर गई। रात 10:30 बजे झेलम से पायल पुणे के लिए रवाना हुई। अब आज सौम्या और कुणाल गोवा जा रहे हैं। मैंने अपने कुनमुनाते शरीर से कहा, भैया 3-4 घंटे और सब्र कर ले। बच्चों को खुशी खुशी हनीमून पर निकल जाने दे। वैसे ही बेचारे लेट हो गए हैं। कुणाल के पिताश्री का सख्त आदेश था कि घर में जब तक मेहमान हैं ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। इन लोगों को तो जिंदगी भर साथ रहना है, पर मेहमान रोज रोज थोड़ी ही आएंगे। उठने लगी तो अनजाने ही मुंह से एक करहा निकल गई। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है। इन्होंने सिर से रजाई हटाकर औपचारिकता निभा दी। तबीयत को क्या हुआ है? मैंने चिढ़कर कहा। सर्दी में बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं करता, बस। फिर मैं कमरे में रुकी ही नहीं। जरा भी अलसाती तो इन्हें संदेह हो जाता। किचन में आकर मैंने झटपट चाय बनाई। पंडित ईमानदारी से सुबह आ गया था। इसके हाथ कमरे में चाय भिजवाई, उसे मेनू समझाया और फिर नहाने चली गई। पहला लोटा उड़ेलते ही मेरी गेकी बंद गई। हे भगवान, कहीं सचमुच बुखार तो नहीं चढ़ रहा? इससे तो अच्छा था कि नहाने की छुट्टी कर देती या फिर देर से नहा लेती। पर वह एक वहम सा बैठा हुआ है ना कि कोई बाहर गांव जा रहा है तो नहाना धोना पहले निपटा लेना चाहिए। मेरी सास तो बाद में कपड़े भी नहीं धोने देती थी। किसी तरह कपड़े पहने और बाहर आई। बिंदी लगाते हुए सोचा, बच्चों को अब जगा देना चाहिए। आवाज देते संकोच हो रहा था, लेकिन नहीं दूंगी तो फिर लेट हो जाएंगे। पर बाहर आकर देखा, सौम्या उठ आई थी। गुलाबी साड़ी में वह ताजे खिले गुलाब सी लग रही थी। हैदराबादी मोती के सेट को छोड़कर शरीर पर एक भी गहना नहीं था। कल रात को ही वह सारे जेवर मुझे दे गई थी। कुणाल कह रहा था, मम्मा ये तुम्हारी बहू है या ज्वेलरी बॉक्स? इसे लेकर तो मैं सिनेमा भी नहीं जा सकता, गोवा क्या जाऊंगा। इतने दिनों तक उसका गहनों से लदा फदा रूप देखने के बाद यह निराभरण सौंदर्य बड़ा मोहक लग रहा था। मैं ठगी सी उसे देखती ही रह गई। मेज पर नाश्ता लगाते हुए उसे पता नहीं कैसे मालूम पड़ा कि मेरी दृष्टि उसे ही देख रही है। पलटकर उसने मेरी ओर देखा और फिर सर झुकाकर मेरे पैर छू लिए। मैंने दोनों हाथों से उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और उसके माथे को हल्के से चूम लिया। हाय मम्मी जी, आपको तो बुखार है, उसने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैंने जल्दी से अपने हाथ छुड़वा लिए और कहा, डॉक्टरों को तो बस हर जगह पेशेंट ही नजर आते हैं। अब जिंदगी भर तुम्हें यही करना है, लेकिन इन 8-10 दिनों में डॉक्टरी नहीं करने दूंगी, समझी? अब जाओ और उस लेट लतीफ को जगाओ, नहीं तो प्लेन छूट जाएगा। इसके बाद मैं नाश्ते के सरंजाम में लग गई और खुद भी अपनी नसाज तबीयत को भूल गई। उतनी सुबह मैंने इडली, वड़ा, सांबार, चटनी सब बनवा लिया था। मिठाइयों का तो अंबार ही घर पे लगा हुआ था। पूरी मेज डोंगों से खचाखच भर गई थी। कुणाल, तुम्हारी मम्मी को शायद पता नहीं है कि हवाई जहाज में नाश्ते का भी प्रबंध होता है। इन्होंने चुटकी ली। मुझे सब पता है, और वहां जैसा नाश्ता मिलता है वह भी मालूम है, मैंने तुनक कर कहा। खाना तो डैडी सब जगह मिलता है, पर मम्मी के हाथ का स्वाद थोड़ी ही मिलता है। मेरा तो मन हो रहा है ऊँट की तरह 8-10 दिन का इकट्ठा ठूस लूं। ज्यादा मक्खनबाजी की जरूरत नहीं है। खाते हुए जरा घड़ी की तरफ भी देख लो, मैंने झूठ मूठ की डांट लगाते हुए कहा। पर भीतर से मैं पुलकित हो रही थी। अपने सोने पर प्यार उमड़ रहा था। चलते समय दोनों ने पैर छुए तो उन्हें छाती से लगाकर प्यार करने का मन हुआ, पर डर गई। अगर सचमुच बुखार हुआ तो कुणाल फौरन पकड़ लेगा। फिर उसके पिताजी भी हाय तौबा मचाने लग जाएंगे। जाते हुए बच्चों का मूड बेवजह खराब हो जाएगा। इन्हें तो
बस चिल्लपो मचाने आती है। करेंगे धरेंगे कुछ नहीं। अगर बुखार ज्यादा हुआ तो कुणाल को रोक भी लेंगे, कोई भरोसा नहीं है। हवाई अड्डे से लौटते हुए इन्होंने पूछा, कहीं बाजार वगैरह जाना है या घर ही छोड़ दूं? क्योंकि मैं तो अब सीधा दफ्तर जाऊंगा। लंच पर भी वेट मत करना। बाजार में अब क्या रखा है, बहुत खरीदारी हो गई। मुझे तो आप घर छोड़ दीजिए, तबीयत कुछ भारी लग रही है। बीपी तो नहीं बढ़ गया? कुणाल से चेक करवा लेती। क्यों, शहर में और डॉक्टर नहीं है क्या? जाते जाते भी उन लोगों को बोर करती। इसमें बोर करने की क्या बात है? इट इज़ हिज प्रोफेशनल ड्यूटी। और आपकी कोई ड्यूटी नहीं है? मैंने मन ही मन भुनभुनाते हुए कहा, यह भी तो नहीं हुआ कि आधा दिन की छुट्टी ही ले ले। अच्छा, टेक केयर, इन्होंने गेट के बाहर ही गाड़ी रोकते हुए कहा। और लंच पर इंतजार मत करना। सुन लिया, कितनी बार बताओगे? मैं फिर भुनभुनाई। तब तक गाड़ी नजरों से ओझल हो चुकी थी। इतने दिनों की गहमा गहमी के बाद वह खाली घर एकदम भाएं भाएं कर रहा था। भीतर पांव देते ही लगा यह सन्नाटा मुझे लील जाएगा। रसोई में झांकने की भी हिम्मत नहीं हुई। पंडित को सब कुछ समेटने के लिए कहकर दोपहर की छुट्टी दे दी और खुद कमरे में आ गई। कपड़े भी नहीं बदले और बिस्तर में दुबक गई। लेटते ही झुरझुरी हो आई। फिर तो शरीर कांपने लगा, दांत किटकिटाने लगे। इनकी रजाई भी ओढ़ ली, फिर भी ठंडी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सावित्री को आवाज दी कि बड़ी पेटी में से एक और रजाई लाकर डाल दे, पर वह शायद आंगन में बर्तन मांज रही थी। पंडित भी चला गया था। ना मेरी आवाज निकल रही थी, ना मुझसे उठने की हिम्मत हो रही थी। यों ही ठिठुरती हुई पड़ी रही। सोच लिया, बहुत होगा तो गद्दे के नीचे तो बग जाऊंगी, पर भाग्य से उतनी नौबत नहीं आई। धीरे धीरे मेरी कपकपी कम हुई, दांतों का बजना भी बंद हुआ और मैंने राहत की सांस ली। तब अचानक मेरे मन में एक विचार कौंध आया और मैं कांप गई। कहीं मेरे शरीर में मेरी सास की आत्मा तो नहीं आ गई? नहीं तो इस तमाशे का मतलब क्या है? अगर 4 घंटे पहले ही यह सब होने लगता तो क्या ये कुणाल को जाने देते, या कुणाल के ही पांव कैसे उठ पाते? मैंने ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दिया कि उसने मेरी लाज रख ली, नहीं तो बहुरानी मुझे जिंदगी भर कोसती रहती, जैसे मैं परम पूजनीय अम्मा जी को कोसती हूँ। मुझे अपने दिन याद आए। उस समय हनीमून पर जाने का रिवाज इतना आम नहीं था। यूं तो जाने वाले जाते भी थे, पर हमारे घर में वह सवाल ही नहीं उठा। मैंने भी खास बुरा नहीं माना। घर में एक अकेली सास ही थी, सोचा अपना हनीमून घर में ही मना सकते हैं। यह तो बाद में पता चला कि यह जो एक अकेली औरत है, पति की मुकम्मल दुनिया है। श्रवण कुमार के बाद इतिहास में इन्हीं का नाम लिखा जाएगा। पहली बार सुबह सुबह चाय बनाकर इन्हें जगाया तो फरमान मिला कि सुबह की चाय अम्मा जी के साथ कमरे में ही पी जाती है। रात के बासी कपड़ों में उनके सामने जाते संकोच हुआ। चाय मैंने उनके बेटे के ही हाथों भिजवा दी और खुद डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठकर चाय पीती रही। सारा रोमांस हवा हो गया। खाना तो खैर सुबह शाम साथ ही खाते थे, पर चाय भी कभी अकेले पीने नसीब नहीं हुई। शाम को ये दफ्तर से लौटते तो माताजी दरवाजे में ही लपक लेती। फिर चाय नाश्ता सब वहीं उनके साथ होता। दिन भर के सारे हालचाल वे माँ को सुनाते, वे रस ले लेकर सुनती। मैं तटस्थ श्रोता की भूमिका निभाती। इसके बाद जब वे कमरे में लौटते तो रित चुके होते, पस्त होकर पड़े रहते। दिन भर की मेरी आतुर प्रतीक्षा व्यर्थ हो जाती। कितना अनकुछ अनकहा रह जाता। शाम को कहीं घूमने जाना हो या पिक्चर देखना हो, उस समय माँ का अकेलापन इन्हें अपराध बोध से भर देता। लिहाजा यथासंभव हम तीनों ही साथ बाहर जाते या फिर घर में बैठकर रम्मी खेलते। अपवाद केवल उन शामों का होता जब हम दोनों ही केवल निमंत्रित होते। महीने भर में ही मैं इस रूटीन से ऊब गई। कहीं बाहर जाने के लिए मन फड़फड़ाने लगा। तभी पता चला ये किसी सेमिनार के लिए पटना जा रहे हैं। मैंने सोचा, ना सही कश्मीर, मसूरी या कुल्लू मनाली, अपन पटना ही चले जाएंगे, कुछ तो चेंज होगा। प्रतीक्षा करती रही कि ये मुझसे भी चलने के लिए कहेंगे, अम्मा जी से मेरे लिए औपचारिक अनुमति मांगेंगे। पर जब इन्हें अपना अकेले का ही सूटकेस जमाते हुए देखा तो लड़ियाकर पूछ ही लिया,
हम भी चलें? कहाँ? आपके साथ। मेरे साथ? तुम वहाँ क्या करोगी? कुछ भी, बस यूं ही घूम लेंगे। हो सका तो लौटते समय कलकत्ता हो आएंगे। और अम्मा? इतने दिनों तक वह क्या अकेली रहेगी? इतने दिन कहाँ, हफ्ते 10 दिन की ही तो बात है। इतना अकेले तो वह पहले भी रहती थी। पहले की बात और है, तब मजबूरी थी। वैसे भी मुझे लगता है शी इज़ नॉट वेल। कल सारी रात खांसती रही है। इसके बाद कुछ कहना सुनना व्यर्थ था। इसके बाद मैं मुंह फुलाकर बैठी रही। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जाते समय भी बार बार अम्मा का ध्यान रखने के लिए कह गए, जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। उनके जाते ही मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और रोती रही। दो एक बार अम्मा जी ने किसी कारण से आवाज दी और मैंने अनसुना कर दिया। उन पर तो मुझे सबसे ज्यादा ताव आ रहा था। अपने बेटे की परम भक्ति को जानती तो है, आगे होकर खुद ही कह देती कि बहू को ले जाओ तो क्या बिगड़ जाता। क्या 2 दिन से मेरा उतरा हुआ चेहरा उन्होंने देखा नहीं होगा? पर जानबूझकर अनजान बनती रही। दोपहर को रामदी कपड़े रखने कमरे में आई तो बोली, बहू जी, अम्मा जी चाय के लाने बैठी है। मन मारकर उठना ही पड़ा। अम्मा जी को चाय बनाकर दी और फिर शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी। उससे तो मुक्ति नहीं थी। अम्मा जी और रामदी पूरे वक्त मेरी सूजी हुई आंखें देखते रहे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। रात खाने के समय मेरी पेशी हुई। बोली, इतना ही था तो साथ चली जाती। नौकरों चाकरों के सामने नौटंकी क्या अच्छी लगती है? मुझे तो जैसे आग लग गई। तो मैं नौटंकी कर रही हूँ? आदमी कम से कम भाषा का चुनाव तो ठीक से करे। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, फिर भी संयम बरत कर कहा, साथ जाने की बात तो थी, पर आप जो अकेली रह जाती इसलिए। अरे हमारा क्या है, हम तो अकेलापन लिखवा कर ही लाए हैं। तुम्हें 8 दिन का बिछो भारी पड़ रहा है और यहाँ 14 साल से बैठी हुई हूँ। मैं तो स्तब्ध रह गई। ये कैसी महिला है? किस प्रसंग की तुलना किस प्रसंग से कर रही है? बहू तो जैसी भी है पराई है, पर कम से कम अपने बेटे का तो अमंगल ना सोचे। पता नहीं क्यों मुझे उनसे एकदम वितृष्णा सी हो आई। सोच लिया कि इस औरत के सामने अब कभी मैं अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करूंगी। इन्हें दोबारा कुछ कहने का मौका भी नहीं दूंगी। मुझसे बस इनके पुत्र का इंतजार था। यह बात मैं उनसे जरूर कहूंगी। वे भी तो जाने कि उनकी परम पूज्य माता जी क्या चीज है। ये पूरे 12 दिन बाद लौटे। दिन भर मैं कुलबुलाती रही, पर कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं मिला। हस्बे मामूल पहला मौका अम्मा जी को ही मिला। उन्होंने मेरी शान में काफी कसीदे पढ़ लिए, क्योंकि ये रात को सोने के लिए आए तो भरे हुए थे। आते ही बोले, छी, ये क्या बचपना करती हो? अम्मा कितना ऑकवर्ड फील कर रही थी। भला इसमें रोना धोने की क्या बात थी? मैं कोई विदेश तो नहीं गया था। उनकी इस बात पर मैं इतना रोई कि रोते रोते सुबह कर दी। मेम साहब, खाना नहीं खाओगी क्या? साहब भी अभी तक नहीं आए, 2 बज रहे हैं। सावित्री मेरे सिरहाने खड़े होकर पूछ रही थी। जैसे ही मैंने कुछ कहने के लिए रजाई हटाई, वह चौंक पड़ी। अरे, आप तो रो रही हैं। बाबा की याद आ रही है। यह बात ठीक नहीं है मेम साहब। अब तो जी कड़ा करना होगा। अब तो बहुरानी आ गई है। अब बाबा अपने अकेले के थोड़ी हैं। मुझे लगा सावित्री अगर इसी तरह बोलती रही तो सचमुच में फफक कर रो पड़ूंगी। उसे टालने की गरज से मैंने कहा, सुबह नाश्ता बहुत हो गया था ना, इसलिए आज साहब भी नहीं खाएंगे। मुझे भी भूख नहीं है। तुम खा पी कर हॉल में आराम करो। चाहो तो टीवी खोल लेना। किसी का फोन आए तो बता देना घर में नहीं हूँ। 2 रातों की जागी हूँ, जरा सोना चाहती हूँ। तबीयत खराब होने की बात मैंने उससे जानबूझकर नहीं बताई। अभी विक्स की शीशी लेकर बैठ जाती। उसके जाते ही मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। सचमुच आंसुओं से भीग रहा था। मतलब यह 30 साल पुराना जख्म अब भी हरा है। अब तो ईश्वर की कृपा से सब सुख चैन है, पर यह घाव जरा सा छू जाए तो टीस उठता है। और ऐसे घाव, ऐसे जख्म एक थोड़ी ही है, कई है। मेरी सास में अपनी बात मनवाने की, अपना अस्तित्व जताने की
अपनी महत्ता प्रतिपादित करने की अद्भुत क्षमता थी। कोई भी खुशी का मौका हो, या तो वे बीमार पड़ जाती, या रोने बैठ जाती, या फिर लड़ पड़ती। मुझे एक भी ऐसा तीज त्योहार याद नहीं जब घर में उन्होंने हंगामा न किया हो। उस समय मेरा भी बचपना था, नई नई उमंगें थी, शौक थे, अरमान थे, इसलिए निराशा भी बहुत होती थी। पर हर बार कुड़ने के सिवा हाथ में कुछ नहीं आता था। नुपुर का पहला जन्मदिन याद आ रहा था। मेरी शादी के बाद घर में यह पहला आयोजन था। मैं अपनी जिम्मेदारी पर कर रही थी, इसलिए मेरे उत्साह का अंत नहीं था। मेरे बड़े कलात्मक ढंग से निमंत्रण बनाए थे। गुड़िया के लिए सफेद फ्रिल वाली फ्रॉक बनवाई थी। नाव के आकार का केक बनवाया था। रात रात भर जागकर बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट पैक किए थे। बहुत दिमाग खपाकर मेन्यू तैयार किया था। 2 दिन पहले से मिठाइयाँ बनवा कर रख ली थी। यहाँ वहाँ से प्लेट, चम्मच और ग्लास इकट्ठा कर लिए थे। सुबह सवेरे नुपुर को आशीर्वाद दिलाने अम्मा जी के पास ले गई तो पता चला तबीयत खराब है, बीपी हाई हो गया है। वे कुछ इस तरह निस्पंद पड़ी थी कि इन्होंने तो प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए कह दिया था। पर भला हो डॉक्टर शर्मा का। वे बोले, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा रेस्ट ले लेंगी तो शाम तक ठीक हो जाएंगी। खैर, उन्हें तो क्या ठीक होना था। शाम तक ये भी उस कमरे से बाहर नहीं निकले। दिन भर मैं अकेली ही लगी रही। आते जाते अम्मा जी का हालचाल पूछना भी जरूरी था। शाम को यह आलम था कि मैं मेहमानों से घिरी हुई गुड़िया का हाथ थामे केक काट रही थी और उसके पापा अम्मा के सिरहाने बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। बाद में उस बीपी का राज मालूम हुआ। अंडे वाले केक पर यह तीखी प्रतिक्रिया थी। मैंने अपना सर पीट लिया। यह बात पहले बता दी होती तो क्या हो जाता, लेकिन पहले बता देती तो यह नाटक कैसे हो पाता। तर्क तो यह दिया गया कि कुछ अपनी अकल से भी तो काम लेना चाहिए। अकल तो मेरी सचमुच मारी गई थी, नहीं तो हर बात के लिए हाईकमान की मंजूरी ना ले लेती। पायल हुई तो घर में ऐसा मातम छा गया जैसे पता नहीं क्या हो गया है। मिठाई तो दूर, किसी ने उसके लिए एक फ्रॉक तक नहीं खरीदी। 2 महीने तक बेचारी नुपुर की उतरन पहनती रही। आखिर एक दिन डरते डरते मैंने उसका नामकरण के लिए पूछ लिया तो तुनक कर बोली, कुछ भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, मैं सोच रही थी इस बहाने कॉलोनी की औरतों को ही बुला लेती, कम से कम उसके नाम पर 5 गीत तो बज जाते। तुम तो ऐसे जश्न मना रही हो जैसे लड़का हुआ है, उन्होंने कसैले स्वर में कहा तो मैं चली आई। मेरे बाहर पांव देते ही वे इनसे बोली, इसलिए मैं इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी, पर उस समय तो तुमने मेरी कुछ सुनी नहीं। इसकी माँ की भी 3 लड़कियां हैं, पता नहीं अब हमारे यहाँ बेटा होगा भी या नहीं, नहीं तो पितृ प्यासे ही रह जाएंगे। वे और किस कारण से मुझे मना कर देती तो मैं जिद ना पकड़ती, पर उनकी इस आखिरी बात ने मेरा खून खौल गया। हाँ, हम 3 बहनें ही थी, पर हमारे माता पिता ने हमें कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि हम अनचाही संतान हैं। मैं भी अपनी बेटियों को यह कभी महसूस नहीं होने दूंगी। और मैंने एक छोटा सा आयोजन कर ही डाला। उस दिन अम्मा जी बीमार तो नहीं पड़ी, पर मंदिर चली गई। रामदेव ने टोका तो बोली, वहाँ भगवत बैठी है, उसे खंडित कर दूं? इनके यहाँ तो रोज ही बच्चे पैदा होते हैं, इनके पीछे मैं अपना पूजा पाठ छोड़ दूं? कुणाल के जन्म पर मुझे सिर्फ इस बात की तसल्ली थी कि अम्मा जी खुश हो जाएंगी, उनके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। पर वे तो उसे गोद में लेते ही रो पड़ी। बोली, तू कहाँ से आ गया रे? मैं तो समझी थी तेरे दादाजी का वंश डूब ही जाएगा। खुशी के मौके पर रोना उनका खास असूल था। अपने स्वर्गीय पति की याद को जैसे वे गांठ में बांध कर रखती थी। उनके बहाने वे किसी भी समय आंसू बहा लेती थी। कुणाल का मुंडन हो, जनेऊ हो, यहाँ तक कि उसके मेडिकल में दाखिले पर भी उनकी याद आ गई थी। इनके तो हर प्रमोशन पर अम्मा जी का आंसू बहाना लाजमी था। इस बंगले का जब गृह प्रवेश हुआ तो उन्हें इसलिए रोना आया कि उनकी जिंदगी तो किराए के 2 कमरों में ही पूरी हो गई। ये ठाठ उन्हें नसीब ना हुए। नई गाड़ी में बैठते ही फफक कर रो पड़ी। बोली, तुम्हारे बाबूजी बेचारे 8-8 किलोमीटर दूर तक साइकिल से जाते थे, एक स्कूटर तक नहीं ले सके। पता नहीं क्यों उस स्वर्गीय व्यक्ति की कल्पना
मैंने कभी अपने ससुर के रूप में नहीं की, ना कभी मुझे वे कुणाल के दादाजी या इनके पिता के रूप में याद आए। मेरे लिए उनका वजूद सिर्फ अम्मा जी के पति के रूप में था। कभी कभी उन पर बड़ा गुस्सा आता कि उन्हें दुनिया से भागने की ऐसी भी क्या जल्दी थी। कुछ दिन रह जाते तो कम से कम मेरे घर की खुशियों में यह आंसुओं का खारापन तो ना घुलता। उस दिन कुणाल की शादी का रिसेप्शन था। हम दोनों हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़े मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। उनकी आवभगत का जिम्मा दोनों बेटियों का था। मेरी बहनें भी उत्साह से भीतर बाहर की व्यवस्था देख रही थी। भीतर से आने वाला हर व्यक्ति मुझे खूबसूरत बहू के लिए बधाई दे रहा था, इनसे खाने की तारीफ कर रहा था। सारा वातावरण खुशी से सराबोर था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे जीवन में अब सब पा लिया है, कुछ भी शेष नहीं रह गया। एकाएक मेरे लक्ष्य किया कि ये गुमसुम खड़े हैं, हर आगंतुक के स्वागत में मुस्कुरा जरूर रहे हैं, पर वह मात्र औपचारिकता है। मेरी बहन ने भी इस बात को नोट किया और पास आकर बोली, जीजा जी, आप इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? आज तो खुशी का दिन है। ये भर्राए कंठ से बोले, अम्मा जी की बहुत याद आ रही है। वो होती तो कितना खुश होती। कुणाल की शादी का उन्हें बड़ा अरमान था। मैंने सिर पीट लिया। तो अब क्या यह भला आदमी माताजी की परंपरा को भी निभाएगा? थोड़ी बहुत तो शुरुआत इन्होंने कर ही दी है। अम्मा जी ने घर में कभी रबड़ी नहीं आने दी, क्योंकि वह बाबूजी का प्रिय व्यंजन था। वे खुद कभी समोसे नहीं खाती, ना घर में बनने देती, क्योंकि जिस दिन बाबूजी का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन नाश्ते में समोसे ही बनकर रखे थे। शुक्र था कि बाजार में खाने पर पाबंदी नहीं थी, पर हम लोग अकेले जाते ही कितना थे। अम्मा जी की मृत्यु के बाद इन्होंने बेसन के लड्डू छोड़ दिए। फिर मुझे भी घर में बनाना अच्छा नहीं लगता था, पर कुणाल की शादी से मैंने वे सारी चीजें बनाई जो घर में नहीं आती थी। आखिर हम लोग इस लिजलिजी भावुकता से कब तक चिपके रहेंगे? अतीत के खोल से कभी तो बाहर आना ही था। गाड़ी का परिचित हॉर्न सुना तो मैंने उठने का भरसक यत्न किया, पर शरीर जवाब दे गया। तब तक ही कमरे में आ चुके थे। बोले, अरे अब तक लेटी हो? तबीयत तो ठीक है ना? मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा, तबीयत ठीक होती तो मैं क्या इस समय लेटी रहती? वही तो। चलो डॉक्टर मिश्रा के यहाँ चलते हैं, या उन्हें ही यहाँ बुला लेते हैं। पहले आप चाय नाश्ता तो कर लीजिए। हाथ मुंह धोकर ये चाय नाश्ता करने चले गए। एक कप चाय मेरे लिए कमरे में भिजवा दी। चाहते तो खुद भी आकर मेरे साथ बैठकर पी सकते थे, पर उनसे इस तरह के सौहार्द की आशा करना मैंने कब से छोड़ दिया है। वे तो डॉक्टर को घर बुलाना चाहते थे, पर मैंने ही मना कर दिया। ऐसी बीमार तो मैं थी नहीं, और फिर कौन सा पैदल जाना था। डॉक्टर मिश्रा ने भी यही कहा, आपको कुछ नहीं हुआ है, बस ओवर एक्सर्शन है। 2-4 दिन बिल्कुल आराम कीजिए, ठीक हो जाएंगी। और फिर जैसा कि रिवाज है, उन्होंने 2-4 गोलियां पकड़ाई, 3-4 लिख दी। पति देव ने बड़ी तफ्तीश से केमिस्ट की दुकान के सामने गाड़ी रोककर खरीद भी दी। उनका कर्तव्य जो पूरा करना था। घर आते ही बोले, आई थिंक यू आर ऑल राइट नाउ। थोड़ा क्लब हो आता हूँ। 15 दिन से घर में बैठा हूँ, बोरियत हो रही है। मुझे बड़ा ताव आया। खुद जरा सा बीमार होंगे तो सारा घर सर पर उठा लेंगे, और दूसरा कोई बीमार पड़ा रहे तो डॉक्टर के भरोसे छोड़कर निश्चिंत हो जाएंगे। सच है, शायद ज्यादा सहनशील होना भी गलत है। घर में फिर कोई पूछने परखने वाला नहीं होता। मेरे चेहरे के भाव शायद उन्होंने पढ़ लिए। बोले, अच्छा जाने दो, क्लब नहीं जाता। सक्सेना रस्तोगी वगैरह को यहीं बुला लेता हूँ, घर पर ही एक गेम खेल लेंगे। पंडित चाय वाय तो बना देगा ना। मतलब आज उन्हें खेलने की तलब लगी है। बच्चे चले गए हैं ना, इसलिए घर में मन नहीं लग रहा, पर थोड़ा मेरा भी तो ख्याल किया जा सकता है। मुझे भी तो सुना घर काटने को दौड़ रहा है। घड़ी भर मेरे पास ही बैठ लेते, दोनों मिलकर शादी की तस्वीर देखते, समधियों पर टिप्पणी करते, बहू के रूप गुणों की चर्चा करते। 15 दिन से क्लब नहीं गए यह याद है, पर यह भूल गए कि पिछले 1 महीने से हम लोगों ने आपस में बैठकर बात तक नहीं की। बस भागम भाग ही मची हुई है। शायद मेरी ही बद्दुआ लगी होगी। इनका एक भी दोस्त फोन पर नहीं मिला। मन मारकर ये पेपर लेकर टीवी के सामने बैठ गए।
मैं भी वहीं जाकर बैठ गई। कमरे में मेरा दम घुट रहा था। किसी से बात करने को जी तरस गया था। कल परसों तक घर में इतनी चहल पहल थी और आज एकदम सन्नाटा है। यह टीवी जो घर में नहीं होता तो मैं पागल ही हो जाती। कार्यक्रम देखते देखते मैं उबने लगी थी कि एकदम फोन की घंटी बजी। मैं लपक कर बेडरूम में गई और कॉर्डलेस उठा लिया। कुणाल का ही था। सॉरी मम्मा, दिन भर इतना घूम रहे थे कि रिंग करने का समय ही नहीं मिला। अभी अभी लौटे हैं। कोई बात नहीं बेटा, सौम्या कैसी है? फाइन, बात कीजिए। फिर सौम्या की पतली सी आवाज आई। मम्मी, आप कैसी हैं? सुबह खूब टायर्ड लग रही थी। अब ठीक हूँ। दिन भर खूब सोती रही। पापा कैसे हैं? अच्छे हैं, टीवी देख रहे हैं। उनसे प्रणाम कहिएगा। हम लोग सुबह निकल रहे हैं। अच्छा, हैप्पी जर्नी बेटे। जरा कुणाल को फोन दो। फिर कुणाल को 2-4 जरूरी हिदायतें देकर मैंने फोन रख दिया। मुड़कर देखा तो ये पीछे खड़े थे। कुणाल का फोन था। हाँ, सुबह गोवा के लिए निकल रहे हैं। मुझसे बात तो करवाती। मुझे लगा आप टीवी देख रहे हैं। वहाँ देखने को क्या है, एक से एक फूहड़ प्रोग्राम आते हैं। अपनी तबीयत के बारे में तो तुमने बताया नहीं होगा। नहीं बताया। इतनी दूर से भला वह क्या कर लेता। अब तो डॉक्टर मिश्रा ने भी कह दिया है सब ठीक है। बट सेकेंड ओपिनियन इज ऑलवेज बेटर। घर का डॉक्टर है, उसे कंसल्ट करने में क्या बुराई है। मुझे ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई है, पर ऐसी जरूरत पड़ी तो शहर में और भी डॉक्टर है। घर के डॉक्टर को इस समय में कष्ट नहीं देना चाहती। जिंदगी भर तो उसे मरीजों से सिर मारना ही है। मैं चाहती हूँ हफ्ता 10 दिन तो वे इन सब बातों को भूल जाए। यही तो 4-8 दिन होते हैं जो बिल्कुल उसके अपने होंगे। इसलिए मैंने आपको फोन नहीं दिया। मैं नहीं चाहती इस समय उसके मन पर कोई बोझ हो। उनके दरमियान किसी का साया भी हो। जरा सी चिंता, जरा सी दुविधा उनके सुख का स्वाद छीन लेगी। खुशी की यही 2-4 पल होंगे जो उन्हें हमेशा तरोताजा बनाए रखेंगे। इन्हीं चंद मीठी यादों के बल पर तो वे जिंदगी की कड़वाहट झेल सकेंगे। ये मुंह बनाए मेरा वक्तव्य सुनते रहे। मैं शायद कुछ ज्यादा ही रुमानी हुई जा रही थी, पर मुझे विश्वास है मेरा एक भी वाक्य इनके पल्ले नहीं पड़ा होगा। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी गतांक से आगे। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन शेयर कीजिए। धन्यवाद।